Hello friend, welcome to another video. My name is Alian Arman and you are watching AA Vlog. So basically आज हम explain करने वाले हैं एक ऐसी दर्दनाक कहानी, वर्स्ट मिड ईयर कोलिजन, जो दो जहाज एक दूसरे के साथ आपस में टकरा गए थे। उसकी वजह से उसमें 349 लोग मर गए थे। तो चलो जान लेते इस वीडियो में। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को एंड तक देखें और हमारे साथ रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये शाम का वक्त था जब दिल्ली की ऊपर आसमान में 349 लोगों को लेकर जाने वाले दो जहाज एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। इनमें से एक जहाज दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था, जबकि दूसरा दिल्ली से टेकअप हुआ था। दोनों जहाज़ों को पायलट्स एक ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इंस्ट्रक्शन ले रहे थे और इन दोनों की ऊंचाई में 1000 फीट का फर्क भी रखा गया था। लेकिन न जाने क्या हुआ कि जिन जहाज़ों को 1000 फीट के फर्क से एक दूसरे को क्रॉस करना था, वो दौरानी परवाज आपस में ही टकरा गए। कहाँ हुई गलती और कौन था जिम्मेदार? जब दोनों पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से हिदायत भी ले रहे थे और इनके दरमियान मुनासिब फासिला भी मौजूद था, और आखिर वो इतनी वसी फ़िज़ाई हदूद में टकराए कैसे? ये दर्दनाक कहानी है एक ऐसे हादसे की जिसे दुनिया आज वर्स्ट मिड ईयर कोलिजन के नाम से जानती है। यह आपको मालूम है कि हर गुजरते मिनट आसमान में 15,000 से 25,000 जहाज मौजूद होते हैं। पायलट रडार के मुताबिक अगर मजमूई परवाज़ों की बात की जाए तो रोज़ाना दुनिया में 1 लाख से भी ज़्यादा पायलट्स लैंड करती है। तो सवाल पैदा होता है कि अगर हर वक्त आसमान में इतनी ज़्यादा जहाज होते हैं तो आपस में टकराते क्यों नहीं? इसका जवाब है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और आसमान में बने एयरवेज। जिस तरह ज़मीन पर हाईवे होते हैं, उसी तरह आसमान पर भी इमेजिनरी एयरवेज होते हैं, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जहाज़ों को इन एयरवेज पर ही, जिनके अलग अलग रूल होते हैं, मैनेज करते हैं। मिसाल के तौर पर UM688 नामी एयरवे यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता है। इस एयरवे पर जो फ्लाइट ईस्ट बाउंड है, यानी जो यूरोप से दुबई और फिर इंडिया और चाइना जाती है, इनकी एल्टीट्यूड को ऑड नंबर पर रखा जाता है। 35,000 फीट, 37,000 और 39,000 फीट। इसी एयरवे पर जो ट्रैफिक वेस्ट बाउंड होता है, यानी जो वापस यूरोप जा रहा होता है, इसे A1 नंबर के एल्टीट्यूड पर रखा जाता है। 36,000 और 38,000 फीट एल्टीट्यूड या ऊंचाई के या इंस्ट्रक्शंस पायलट को इसी रीजन में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर या फिर ATC की तरफ से दी जाती है। इसी तरह हजारों जहाज हर वक्त इन एयरवेज के फ्लाइट लेवल का इस्तेमाल करते हुए 1000 या 2000 फीट के फर्क से एक दूसरे को आसमान में सेफली क्रॉस करते रहते हैं, और ये एक बहुत नॉर्मल बात है। पर 12 नवंबर 1996 की शाम इंडियन के शहर दिल्ली के ऊपर ऐसा क्या हुआ कि 2 पैसेंजर से भरे जहाज एक दूसरे में जा लगे। इनमें से एक जहाज काज़ाकिस्तान एयरलाइन का एलिजेंट 76 था, जो शिमकिट इंटरनेशनल एयरपोर्ट काज़ाकिस्तान से इंडियन टाइम दोपहर 3:55 पर टेकअप हुआ था। 3.5 घंटे की मुसाफत के बाद इसे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। ये एक चार्टर्ड फ्लाइट थी जिसमें 27 पैसेंजर और 10 क्रू मेंबर थे। ये लोग मर्चेंट्स थे जो ट्रेंडिंग की नीयत से इंडिया जा रहे थे। दूसरी तरफ सऊदी एयरलाइंस का एक बोइंग 747 ठीक इसी वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इसे दोबारा पैसेंजर लोड करके शाम 6 बजे वापस जद्दा के लिए रवाना होना था। इसमें ज़्यादातर इंडियन लेबर सवार हुए जो इसे अरब कंट्री में काम करते थे। सऊदी प्लेन में टोटल 312 जाने सवार थी, 289 पैसेंजर और 23 क्रू मेंबर। देखा जाए तो इन दोनों पायलट्स ने शायद कभी एक दूसरे को देखा नहीं होगा। इनकी इब्तिदा भी अलग और इनकी मंजिलें भी अलग, पर इनमें सवार 349 लोगों को क्या मालूम था कि अगले कुछ घंटों में इस वसी एयर स्पेस में वो इंतहाई खौफनाक अंदाज में मिलने वाले हैं। करीब 2.5 घंटे बाद 6:23 पर काज़ाकिस्तान एयरलाइन की फ्लाइट 1907 लुंगा वेव पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। ये वेव पॉइंट करीब वैसे ही काम करते हैं जैसे रोड पर एक चौक या राउंड अबाउट काम करते हैं। मुख्तलिफ अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले एयरवेज जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इसी पॉइंट को नॉर्मली वेव पॉइंट कहा जाता है। पर ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां से एयरप्लेन्स टर्न कर सकते हैं। अब यह 2 एयरवेज के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है।
एक इंटरनेशनल एयरवेज काजाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, जिस पर फ्लाइट 1907 ट्रेवल करके इंडिया तक आई, और एक दूसरा एयरवे जिसे G452 कहा जाता है, रेडियो लैंग्वेज में गोल्फ 452 या एयरवे इंडिया और चाइना को गोल्फ कंट्री से जुड़ता है, जिस पर सऊदी एयरलाइंस को दिल्ली से जद्दा तक जाना था। ये दोनों एयरवेज एक दूसरे को हरियाणा के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं और इसी पॉइंट को लुंका वे पॉइंट कहा जाता है। ये पॉइंट दिल्ली एयरपोर्ट के वेस्ट में 328 किलोमीटर दूर है। इन दोनों एयरवेज पर सफर करने वाले किसी भी जहाज को अगर दिल्ली में लैंड करना है तो वो लुंका वे पॉइंट से एक दूसरे छोटे एयरवेज पर चढ़ेंगे, जिसको दिल्ली स्टार कहा जाता है। 6:23 पर काजाकिस्तान एयरलाइन की फ्लाइट 1907 जब लुंका वे पॉइंट पर पहुंची तो उसके क्रू ने दिल्ली ATC से राब्ता किया और दिल्ली स्टार रूट पर आने की परमिशन मांगी। इस वक्त इनकी ऊंचाई 25,000 फीट थी और दिल्ली ATC ने इनको फ्लाइट लेवल 200 या फिर 20,000 फीट की परमिशन दे दी। अब फ्लाइट 1907 इंटरनेशनल एयरवे से उतरकर दिल्ली स्टार पर चढ़ गई और अपना एल्टीट्यूड 20,000 फीट कर लिया। ठीक इसी वक्त 6:32 पर सऊदी एयरलाइन का बोइंग 747 फ्लाइट CV763 दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की परमिशन मिलने पर टेकअप कर दिया। इसके कैप्टन 44 ईयर के खालिद अल शबीली थे, फर्स्ट ऑफिसर 39 ईयर के नज़ीर खान और 36 साल फ्लाइट इंजीनियर अहमद इदरीस। सऊदी एयरलाइन का ये क्रू बिल्कुल फ्रेश था और 70 घंटों के रेस्ट के बाद पहली फ्लाइट कर रहा था। टेकअप के बाद ATC ने सऊदी जहाज को 10,000 फीट तक जाने की परमिशन दे दी। वहाँ काजाकिस्तान एयरलाइन की फ्लाइट 1907 एयरपोर्ट से 137 किलोमीटर दूर थी। यह एक समझने वाली बात यह है कि अब सऊदी एयरलाइन को भी दिल्ली स्टार रूट से लंका वे फ्लाइट तक जाना था और काजाकिस्तान एयरलाइन की फ्लाइट 1907 भी दिल्ली स्टार पर ही दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। इन दोनों फ्लाइट का क्रू दिल्ली ATC में बैठे एक ही कंट्रोलर से बात कर रहा था, जिसका नाम VK दत्ता बताया गया है। ये दोनों आपस में न टकराए, इसके लिए VK दत्ता का काम इन दोनों को दिल्ली स्टार फ्लाइट पाथ पर ही अलग अलग एल्टीट्यूड पर रखना था। 6:34 पर दत्ता ने काज़ाक प्लेन को 15,000 फीट तक नीचे उतरने की इजाज़त दे दी। इस वक्त वो दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर थे। 2 मिनट बाद 6:36 पर दत्ता ने सऊदी प्लेन को, जो पहले 10,000 फीट पर था, अब 14,000 फीट की परमिशन दे दी। दोनों एक ही फ्लाइट पाथ दिल्ली स्टार पर एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन 1000 फीट के गैप से 6:38 PM पर सऊदी क्रू ने दत्ता को रिपोर्ट किया कि वो 14,000 फीट तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने मजीद ऊपर जाने की परमिशन मांगी, लेकिन क्योंकि उनके सामने से काज़ाक प्लेन 1000 फीट की गैप से इनको ऊपर से क्रॉस करेगा, इसी वजह से VK दत्ता ने सऊदी प्लेन को फिलहाल 14,000 फीट का एल्टीट्यूड ही होल्ड करने का कहा, जिस पर सऊदी प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब दिया, सऊदी SV763 विल मेंटेन 140 का मतलब 14,000 फीट। यह आपका काजाकिस्तान एयरलाइन की फ्लाइट क्रू के बारे में एक ही चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें 44 ईयर के कैप्टन, 36 ईयर के फर्स्ट ऑफिसर, 50 ईयर के फ्लाइट इंजीनियर, 51 ईयर के नेविगेटर और आखिर में सबसे अहम 41 ईयर के रेडियो ऑपरेटर भी शामिल थे। इस फ्लाइट में रेडियो ऑपरेटर इसी वजह से था क्योंकि ये सारा क्रू सिर्फ रशियन ज़ुबान जानता था और इंटरनेशनली ATC की इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में दी जाती है और इसी रेडियो में ऑपरेटर का काम ATC को इंग्लिश इंस्ट्रक्शन की रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना था। 6:39 PM पर काज़ाक प्लेन ने रिपोर्ट किया कि वो 15,000 फीट तक नीचे उतर चुके हैं। इसी वक्त VK दत्ता ने इनको ये अल्फाज बोले, आइडेंटिफाइड ट्रैफिक 12 o'clock रेसिप्रोकल सऊदी बोइंग 747 at 10 mile likely to cross in another 5 miles report if inside। इसका सीधा साधा मतलब था कि आपके 12 o'clock यानी आपके बिल्कुल सामने सऊदी एयरलाइन का एक बोइंग 747 उल्टी दिशा में आ रहा है। वो आपसे 10 नॉटिकल माइल तकरीबन 18.5 किलोमीटर दूर है।
اندازاً وہ اگلے 5 نوٹیکل مائل میں آپ کے راستے کو کراس کر جائے گا۔ اگر آپ اس جہاز کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ہمیں خبر دیں۔ پر قازق ایئر لائن کے ریڈیو آپریٹر کو یہ میسج صحیح سے سمجھ نہیں آیا تو اس نے کلیئرفیکیشن مانگی، جس پر دتا نے جواب دیا، ٹریفک از ایٹ 8 مائل لیول 140، یعنی 8 نوٹیکل مائل دور جہاز ہے جس کا الٹیٹیوڈ 14,000 فیٹ ہے۔ اس پر قازق ایئر لائن کا ریڈیو آپریٹر نے کہا، اکنالج دا اپڈیٹ ناؤ لوکنگ 1907، یعنی اس نے اس بات کو نوٹ کر لیا۔ اس میسج کو آئے ابھی آدھا منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ ATC پر ایک اور میسج آتا ہے۔ US ایئر فورس کی ایک کارگو فلائٹ بھی وہی آس پاس تھی۔ اس نے دلی ATC کو بتایا کہ انہوں نے اپنے سامنے ایک بہت بڑا دھماکہ دیکھا ہے۔ دتا نے فوراً سعودی اور قازق فلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ افسوسناک طور پر دونوں جہاز آپس میں ٹکرا چکے تھے۔ قازق فلائٹ کا لیفٹ ونگ سعودی فلائٹ کے لیفٹ ونگ سے ٹکرایا اور دونوں ونگز بیچ میں سے کٹ گئے۔ بوائنگ 747 گول گول گھومتا نیچے جانے لگا۔ اس کے کٹے ہوئے ونگ سے آگ نکل رہی تھی اور ہوا میں ہی جہاز 2 حصوں میں ٹوٹ کر سپر سونک سپیڈ سے ہریانہ کی دہانی گاؤں میں جا گرا۔ قازقستان ایئر لائن کا ایروجن آدھے ونگ اور آدھے ورٹیکل اسٹیبلائزر کے ساتھ فلیٹ سپن میں چلا گیا اور ہریانہ میں ہی پیروگڑھ گاؤں میں جا گرا۔ اس خوفناک اور دل دہلانے والے حادثے میں دونوں جہازوں میں بیٹھے 349 لوگوں میں سے ایک بھی نہیں بچ سکا۔ اس حادثے کی خبر نے پوری دنیا کو جیسے ایک سوگ میں دھکیل دیا۔ لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا پر ہیڈ لائنز چلنے لگی اور سب کی زبان پر صرف ایک ہی سوال تھا، جب دونوں کے الٹیٹیوڈ میں 1000 فیٹ کا گیپ تھا تو آخر یہ ٹکرائے ہیں کیسے؟ انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آئی کہ 6:39 PM پر جب قازق پلین نے دلی ATC کو رپورٹ کیا تھا کہ وہ 15,000 فیٹ پہ آ چکے ہیں، اس وقت اصل میں وہ 16,348 فیٹ پہ تھے اور لگاتار نیچے آتے جا رہے تھے۔ 15,000 فیٹ والا میسج ریڈیو آپریٹر نے غلط سمجھایا یا کیپٹن نے صحیح سے نہیں سمجھا، پر جس وقت ان کو 15,000 فیٹ پر آ کر اپنا الٹیٹیوڈ ہولڈ کرنا تھا، اس وقت کیپٹن نے جہاز کو 14,000 فیٹ تک ڈسینڈ کر دیا، یعنی سعودی پلین کی ہی لیول پر۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قازق پلین کا پائلٹ نے 15,000 فیٹ والا انسٹرکشن تو سنی، لیکن اس کو وہاں ہولڈ کرنا تھا۔ شاید وہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی اور دوسرا ریڈیو آپریٹر انگلش میسج رشین زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے میں بھی کچھ ٹائم لگا رہا تھا۔ جب دتا نے کلیئرلی ان کو بتایا کہ آپ کے سامنے سعودی ایئر لائن کا جہاز ہے، تو یہ میسج ریڈیو آپریٹر کو پہلی بار میں سمجھ نہیں آئے۔ دوسری مرتبہ اسے سمجھ تو آ گیا، لیکن جب تک وہ میسج پائلٹ تک کنوے ہوتا، وہ ضروری ایڈجسٹمنٹ کرتے، تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ انویسٹیگیشن میں کچھ غلطیاں ATC کی بھی سامنے آئی، کیونکہ سیم فلائٹ پاتھ پر جب دو جہاز مختلف سمت میں ہوتے ہیں تو ان کے بیچ کا گیپ 2000 فیٹ تک رکھنا ہوتا ہے، جبکہ دتا نے بیچ آفیشیلی 1000 فیٹ کا گیپ رکھا تھا۔ اور جس دور میں یہ حادثہ ہوا تھا اس وقت دلی ATC کاریڈار پر جہاز کا ڈسٹینس تو شو ہوتا تھا، لیکن ان کے الٹیٹیوڈ کا پتہ لگانے کا کوئی سسٹم انسٹال نہیں تھا۔ یہ حادثہ ایویشن انڈسٹری میں کئی نئے رولز بنانے کا باعث بنا، جن میں سے ایک ہے TCAS کا لازمی استعمال۔ TCAS یعنی ٹریفک کولیجن اوائڈنس سسٹم، ایک ایسا سسٹم ہے جو آٹومیٹیکلی جہاز کو کولیجن سے بچاتا ہے۔ اس حادثے کے بعد تمام کمرشل جہازوں میں TCAS کا ہونا لازمی قرار دے دیا۔ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے اس حادثے کے بعد تمام پائلٹس کے لیے لازمی قرار دیا کہ ان کو مہارت کے ساتھ انگلش بولنی اور سمجھنی آنی چاہیے، اور انڈیا سمیت تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر نئے ریڈار سسٹمز کو لازمی قرار دیا گیا، جو نہ صرف ایئر ٹریفک کا ڈسٹینس بتائیں گے بلکہ ان کا الٹیٹیوڈ بھی کیلکولیٹ کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ گئی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اینڈ کامنٹ ضرور کریں کہ نیکسٹ ویڈیو کون سی سٹوری پہ لائے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔